बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश एसे को किसी भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह से लिखा जाता है और इंग्लिश एसे की क्या अहमियत होती है एक कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में, और इंग्लिश एसे ही क्यों लिखवाया जाता है कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में। हम बात करेंगे CSS के इंग्लिश एसे के ऊपर और PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश एसे जो लिखवाया जाता है वो किस तरह से हम उसको लिखते हैं या किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। तो अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको वो सारे की पॉइंट्स का पता चल जाएगा कि इंग्लिश एसे को हम किस तरह से बेहतर लिख सकते हैं। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए, जो ऐसे लिखने में बिगनर्स हैं, जो शुरू में ऐसे को लिखना चाहते हैं, तो उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि CSS और PMS में जो टॉपिक्स हैं एसेस के वो किस तरह से आते हैं। अमूमन जो CSS का इंग्लिश एसे का पेपर होता है उसमें 10 टॉपिक्स डिफरेंट दिए हुए होते हैं जिनके ऊपर हमने ऐसे लिखना होता है, और जो टाइम होता है CSS में वो 3 घंटे का होता है, और हमने जो ऐसे लिखना होता है इन 3 घंटों में वो 2500 से 3000 वर्ड्स का ऐसे होना चाहिए। जैसा कि ये पेपर में, वीडियो में आपको पेपर भी नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ होता है, मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कम्प्रिहेंसिव ऐसे 2500 to 3000 वर्ड्स ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स: आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन and narration. Credit will be given for organization and relevance and clarity. No page space be left blank between the answer. All the blank pages of answer booklet crossed. तो इसी तरह अगर हम बात करें PMS के ऐसे की, तो PMS के अंदर हमें तकरीबन 6 के करीब टॉपिक दिए जाते हैं, और जो हमारे पास टाइम होता है वो 2 घंटे का होता है, और उन 6 टॉपिक्स में से किसी एक के ऊपर हमने ऐसे लिखना होता है, और वो ऐसे 1500 से 1600 अल्फाज का होना चाहिए, और हमें टाइम जो है वो 2 घंटे दिया जाता है। एक चीज़ हमें जो वो याद रखनी चाहिए इंग्लिश ऐसे में, कि इंग्लिश ऐसे जो होता है वो आम स्पीकिंग जो हमारी होती है और जो आम राइटिंग हमारी होती है इससे बड़ा डिफरेंट होता है। तो हम बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली एन ऐसे, व्हाई डू वी राइट एसेज, हाउ ऐसे इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्पीच एंड राइटिंग्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे एंड पिलर्स ऑफ एन ऐसे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे जो होता है उसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन क्या बनती है। व्हाट इज़ a formal definition of an essay? An essay is a formal, structured piece of writing which makes a statement on a topic or question and will support this statement throughout with information. यानी ऐसे से आम मुराद हम ले लेते हैं कि एक इस तरह की फॉर्मल चीज़ है जो कि स्ट्रक्चर्ड पीस होना चाहिए, यानी जितना भी ऐसे हमारा लिखा हुआ होना चाहिए वो ऐसे एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस तरह से हमारी एक इमारत होती है कि एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट हम रखते जाते हैं और हमारी इमारत जो है ना एक सिमेट्री के साथ बनती जाती है। अगर दीवार की हम मिसाल देते हैं तो दीवार को जो ईंटें होती हैं वो इस तरह से मिला के लगाई जाती हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रेट हो और हर ईंट जो है वो दूसरी ईंट के साथ जुड़ी हुई हो। तो हमारा ऐसे भी इस तरह से होना चाहिए, स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए कि हर जो पैराग्राफ हम ऐसे के अंदर लिखें वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, और फाइनली वो जो होना चाहिए वो हमारा जो हम टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर ऐसे लिख रहे हैं उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, और जो हम इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल फैक्ट्स ऑन फिगर के ऊपर आनी चाहिए। तो ये एक आम सी, एक सादा सी डेफिनेशन है ऐसे की। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे को क्यों लिखवाया जाता है। ये अक्सर एक स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि ऐसे को लिखवाया ही क्यों जाता है।
जितने भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसे को लिखवाने का जो अहम मकसद होता है वो जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लॉजिक्स को और उनके एनालिसिस को और उनमें कितनी कोहेरेंस पाया जाता है उनके आइडियाज़ के अंदर, और वो किस तरह के आइडियाज़ अपने जहन में रखते हैं और उन आइडियाज़ को वो कम्प्रीहेंसिवली किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं राइटिंग के अंदर। इस वजह से एसेस को लिखवाया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जब एक ऑफिसर सेलेक्ट हो जाता है तो उसको मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जाना होता है, सर्वे करना होता है, मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स को तैयार करना होता है, तो वहाँ पर वो अपने आइडियाज़ को किस तरह से बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर पाता है। इसी वजह से एसेस को लिखवाया जाता है ताकि लॉजिक्स जो होते हैं उससे क्लियर हो जाते हैं और जो कम्प्लेक्स कैपेबिलिटी होती है कैंडिडेट की वो सामने आती है कि उसमें किस तरह की कैपेबिलिटी पाई जाती है। अब जो एसेज होते हैं वो हमारे आम स्पीच जो हम फ्रेंड्स के साथ कर रहे होते हैं या आम स्पीच हम कर रहे होते हैं, वेदर वो अंग्रेज़ी में कर रहे होते हैं या उर्दू में कर रहे होते हैं, उनसे डिफरेंट होते हैं। क्योंकि हमारी जो आम स्पीच होती है वो हैपहैज़र्ड्स हो सकती है, उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। आम राइटिंग जो हमारी आर्टिकल्स की होती है उसमें भी हम पैराग्राफ्स के अंदर जो इंटरकनेक्शन है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन जो एक ऐसे होता है, जिस तरह हमने डेफिनेशन में देखा कि ऐसे एक स्ट्रक्चर्ड पीस होता है जिसके अंदर जितने पैराग्राफ्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। वो सारा एक होल होता है जिसके अंदर होल मीन एक मुकम्मल चीज़ होती है जिसके साथ एक सारे जो हमारे पैराग्राफ्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ऐसे है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसे जो है उसमें 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1 के ऊपर है इंट्रोडक्शन, नंबर 2 के ऊपर है मेन बॉडी और नंबर 3 के ऊपर है कंक्लूजन। अब इन तीनों चीज़ों को मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं और ऐसे के अंदर कितनी इम्पोर्टेंस ये रखती हैं। हम एक मिसाल से इंट्रोडक्शन को समझते हैं। सपोज यू वर वॉकिंग इनटू द फॉरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, you would be keen to find a sign point and probably a map to show where you were going. In fact, you would be completely lost without these. The introduction of your essay is the sign point to your ideas and a map where you are going. Your readers, like you in the forest, would be lost without it. So, in the introduction, you tell the reader what the essay is about and what you are going to say. You relate back to the essay, questions, and forward to what you are going to say about it. You offer a sign point, your main statement on the essay question, and usually a map to the points you will make. सिंपली आप एक फॉरेस्ट के अंदर हैं और वो फॉरेस्ट आपके लिए नया है, आप उसमें से गो थ्रू करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट साइन पॉइंट्स का सहारा लेंगे। तो ये जो इंट्रोडक्शन होता है ये बुनियादी तौर पर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप रीडर को, जिनके लिए आप ऐसे लिख रहे हैं, उनको आप ये बताना चाहते हैं कि आप किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, यानी किन किन रस्तों से होकर, किन किन साइन पॉइंट से आप होकर इसमें से गुज़रना चाहते हैं। तो इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन में जो रीडर होता है, यानी जो आपका पेपर चेक करने वाला होता है, उसको आपका पता चल जाता है कि आपने किन किन चीज़ों की तरफ इशारा किया और आप किन किन चीज़ों की तरफ चलना चाहते हैं और कैसे चलना चाहते हैं। तो इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो आपने बताना है। और असल में जो इंट्रोडक्शन होता है वो आपका एसेंस होता है आपके क्वेश्चन का या उस टॉपिक का जिसके ऊपर आप ऐसे लिख रहे हैं कि आपने उसको कितने से अच्छे तरीके से समझा है। उसके बाद आता है मेन बॉडी। इंट्रोडक्शन के बाद है मेन बॉडी। तो इसको भी हम, जिस तरह फॉरेस्ट की हमने मिसाल ली है, इसको भी हम उसी मिसाल से देखते हैं। बैक टू द फॉरेस्ट, ओके, you are now walking through it. First, we just gave the introduction in which we pinpoint different sign points.
Now you are walking through it. There are lots of different types of trees and numerous tracks, some small, some large. It is hard to see where you are going. The body of your essay is like this. It is full of your ideas and informations. Now, if you can't find the spaces or tracks between the trees, the map will be useless. Similarly, with your essay, if you put all your ideas in one big slab, your reader will find it hard to use the map in the introduction. The readers won't be able to find their way through the forest of ideas. So you need to break up your ideas into manageable chunks or paragraphs. So chunks or paragraphs of the essays should be interconnected so that the main idea or the main topic on which you are going to write your essays should be clear to the readers. आप जब मेन बॉडी को लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रीडर है वो भूल भुलैयों में खो जाए, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो आपके पास नॉलेज मौजूद है, आप उस सारे को एक ही स्लैब के अंदर या एक ही पैराग्राफ के अंदर ही सब को लिख दें, हैपहैज़र्ड हो जाए। बल्कि आप उस जितनी भी आपके जहन में इंफॉर्मेशन है आप उसको स्मॉल पीसीस के अंदर डिवाइड करें। किस तरह से डिवाइड करें कि हर पीस जो है, हर पैराग्राफ जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट हो और फाइनली वो जो है जस्टिफाई करे आपका जो ऐसे का टॉपिक है जिसके ऊपर आप ऐसे लिख रहे हैं। लास्ट पे है कंक्लूजन। नाउ आपने एक ऐसे लिख लिया, जिस तरह हमने फॉरेस्ट की मिसाल दी कि आप पहले एक फॉरेस्ट के अंदर वॉक कर रहे हैं, फिर जब मेन बॉडी की हमने बात की तो आप फॉरेस्ट में से गो थ्रू कर रहे हैं। अब आप कंक्लूजन के ऊपर आ गए, यानी कि आपने फॉरेस्ट को गो थ्रू कर लिया हुआ है। अब आप बताना चाहते हैं कि आप किस तरह से फ्रॉम बिगनिंग टू एंड तक किस तरह से आए, कम्प्रीहेंसिवली आपने बताना है। नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी and you have forgotten some of the things you saw. You find a boat which thanks you for visiting the forest and shows you a photograph of the main attractions. This reminds you of your journey in your essay. The conclusion serves the same purpose. Essays are usually quite long pieces of writing, and it helps to remind your reader of what you have said and to pull it all together in a convincing way. आपने जितने भी मेन बॉडी के अंदर मेन चीज़ों को डिस्कस किया है, आखिर पे आके आप उन सारी चीज़ों को इस तरह से कंक्लूड करना चाहते हैं कि जो रीडर है, जो कारी है, जो वो ऐसे को पढ़ रहा है, वो सारी चीज़ों से कंक्लूजन में आगाही पा ले, यानी उसको पता चल जाए कि इसने मेन बॉडी में क्या क्या चीज़ों को डिस्कस किया था और कितने बेहतरीन तरीके के साथ इसने उन सब चीज़ों को कंक्लूड कर दिया हुआ है। तो ये एक बेहतरीन और इफ़ेक्टिव ऐसे काउंट किया जाएगा कि इंट्रोडक्शन आप बेहतरीन दें, मेन बॉडी में आप बेहतरीन चीज़ों को कोहेरेंट तरीके से एक स्ट्रक्चर तरीके के साथ आप बयान करें और फिर कंक्लूजन भी वैसे ही एक बेहतरीन तरीके से दें। तो ये एक इफ़ेक्टिव ऐसे माना जाएगा जिस ऐसे की रीडर को बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए और वो किसी भी तरह की कन्फ्यूजन में ना रहे। उसके सामने जो भी चीज़ आपने ऐसे में बयान की है वो एक क्लियर पिक्चर की तरह उसके जहन में आ जाए, उसके सामने आ जाए। अब हम अगली बात करते हैं कि ऐसे के एक अच्छे ऐसे में पिलर्स कितने होते हैं। एक अच्छे ऐसे में 4 पिलर्स होने चाहिए, ये बड़े ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला है व्हाट आई एम राइटिंग ऑन। जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपके जहन में ये बात तो बड़ी होनी चाहिए ना कि आप किस चीज़ के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, यानी वो पॉइंट क्या है जिसके ऊपर आप ऐसे लिख रहे हैं। व्हाट आई एम राइटिंग ऑन, मैं किस चीज़ के ऊपर लिख रहा हूँ। दूसरा, हु एम आई राइटिंग इट फॉर,
हु आई एम राइटिंग इट फॉर, मैं ये चीज़ें किन के लिए लिख रहा हूँ और किस तरह से लिख रहा हूँ। इसमें एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, जब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं या इस चीज़ की बात करते हैं, तो इसमें हम असल में ये देख रहे होते हैं कि चीज़ों को मैंने किस तरह से लिखना है और चीज़ों को मैं किस तरह से लेके चल रहा हूँ और मैं ये चीज़ें किन के लिए लिख रहा हूँ। और एक चीज़ जो ऐसे में ज़रूरी होती है, ये एक तरह की मेन बॉडी की सारी चीज़ें हैं कि आपने टच ही नहीं होना है, किन चीज़ों पे टच ही नहीं होना है। आपने रिलीजन के ऊपर टच ही नहीं होना है, क्योंकि आपको नहीं पता रीडर कौन है, यानी दूसरे अल्फाज में आपको ये नहीं पता कि आपको चेक करने वाला कौन है। कोई भी बंदा आपके ऐसे को चेक कर सकता है, तो आपने टच ही नहीं होना है। मसलन रिलीजन के ऊपर टच ही नहीं होना है, रीजन के ऊपर टच ही नहीं होना है, आइडियालॉजी को लेके आपने टच ही नहीं होना है, और इंडिविजुअलिज्म को लेके आपने टच ही नहीं होना है। फिर अगला पॉइंट है वाई आई एम राइटिंग ऐसे फॉर, मैं ये ऐसे लिख क्यों रहा हूँ। ये एक बड़ी एक अहम चीज़ है। हम जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं कि हम जो ऐसे लिखते हैं, तो मेन हमारा पॉइंट यही होता है कि हमने अच्छे मार्क्स को गेन करना है। तो इस नुक्ता नज़र को जब हम सामने लिख के ऐसे लिखेंगे, तो वो बहुत सी चीज़ें जिनमें हम पार्शलिटी को शो करते हैं वो नहीं हो पाएंगी, और हमारा जो रीडर है वो, क्योंकि रीडर जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इम्पार्शल हो के हमारे ऐसे को चेक करे या हमारे पेपर को चेक करे। वो एग्री भी हो सकता है, वो डिसएग्री भी हो सकता है हमारी स्टेटमेंट के, लेकिन जो राइटर है उसको चाहिए कि वो अपने आप को इम्पार्शल करके लिखे, टची ना हो, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि वो अपने रीडर को, यानी वो चेक करने वाला जो बंदा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आर्गूमेंट से कायल कर पाए। तो इससे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं और आते भी हैं कई लोगों के। अगला जो अहम पॉइंट है, टून इन विच आई एम राइटिंग ऐसे, यानी वो लैंग्वेज या वो चीज़ें या वो अल्फाज जो हम ऐसे में इस्तेमाल करते हैं, उनकी टोन किस तरह से होनी चाहिए। अग्रेसिव नहीं होना चाहिए हमें, उसके बाद हमें पोलाइट होना चाहिए, हमें पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ऑप्टिमिस्टिक वे के साथ ऐसे को लेके चलना चाहिए, क्योंकि हमने फाइनली मार्क्स को गेन करना होता है। और हम जानते हैं कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पीएमएस में और सीएसएस में जो ज़्यादा शरह होती है फेलियर की, वो ऐसे में होती है, अमूमन ऐसे में होती है। ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं ऐसे के अंदर। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ है कि हमने ऐसे को लिखने के लिए प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, यानी हमारे सामने अब पेपर आ गया हुआ है और हमने ऐसे को लिखना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे। पहले तो ये है कि आप जिस भी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना चाहते हैं, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पीएमएस या सीएसएस का पेपर होता है उसमें अमूमन एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है या वुमेन राइट्स है, एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर है, इनके ऊपर कोई ना कोई टॉपिक आ ही जाता है, या कोई प्रोवर्ब है उसके ऊपर आ जाता है। तो कोई ना कोई टॉपिक ऐसा ज़रूर होगा जिस पर हम सोच लेंगे कि हमने इसके ऊपर ऐसे लिखना है। अब क्या है कि उस टॉपिक को हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है, फोकस करना होता है कि वो टॉपिक है क्या, यानी वो हमसे क्या पूछ रहा है इस टॉपिक के अंदर और हमें किन किन चीज़ों पर जोर देना है। उसके बाद टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद जो अगला मरहला होता है वो हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग का होता है या ब्रेन मैपिंग का होता है। अब यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। आम कई लोग जो होते हैं, कई लोग जो ऐसे लिखवाते हैं या ऐसे के ऊपर टिप्स देते हैं, वो ये कहते हैं कि आप जो रफ ब्रेन स्टॉर्मिंग है या जिसको हम आउटलाइन को स्केच करना कहते हैं, वो कहते हैं कि आप इसको रफ के अंदर सबसे पहले आउटलाइन को स्केच कर लें, उसके बाद जो है आप मेन जो आपकी बॉडी है ऐसे की उसको लिखना शुरू कर दें। जब आप अपना फाइनल ऐसे लिख लें तो फिर आप अपनी जो आउटलाइन है या जो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने रफ की होगी अलहदा से पेजेस के ऊपर, उसको आप फिर तरतीब दे के मेन बॉडी को देख के तरतीब दे के लिख लें। तो ये भी एक तरीक़ाकार है। या अगर आप समझते हैं कि आप पहले ही बेहतरीन तरीके से आपने आउटलाइन बना ली है, तो आप वैसे भी उसको नीट भी आउटलाइन को कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो हमारी आउटलाइन है वो नीट एंड क्लीन होने के साथ साथ कम से कम 15 या 20 पॉइंट्स के ऊपर होनी चाहिए। इससे कम नहीं मैं तजवीज़ करूँगा कि होनी चाहिए।
और दूसरा ये है कि क्वालिटी वाइज बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा चेकर होता है या रीडर होता है वो सबसे पहले जो वार करता है वो हमारी आउटलाइन के ऊपर करता है, उसके बाद जो वो अगला काम करता है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर करता है। हमें उसके बाद जो अगला काम है रिलायबल इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है और उसको ऑर्गेनाइज भी करना है। फिर अगला काम है, जिस तरह मैंने कहा, सूटेबल आउटलाइन है, ये आप रफ में भी बना सकते हैं या आप इसको नीट पे भी बना सकते हैं। वो आपकी अपनी एक्सपर्टी के ऊपर होगा कि आप कितने एक्सपर्ट हो चुके हुए हैं ऐसे को लिख के। उसके बाद इंट्रोडक्शन जो है ये बड़ा एक ऑसम टाइप का होना चाहिए, जिसमें जो हमारा टॉपिक है ऐसे का वो बिल्कुल क्लियर कट हो जाए और हम जो जो काम करना चाह रहे हैं ऐसे के अंदर वो सारे क्लियर हो जाएं। यानी स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा ऐसे का टॉपिक है उसकी स्टेटमेंट में किसी भी किस्म का इबहाम नहीं बाकी होना चाहिए, वो बिल्कुल हमने क्लियर कट उसमें बयान कर देने हैं। नेक्स्ट है कि हमारा जो कंक्लूजन है, जिस तरह हमने पहले भी बात की है एग्जाम्पल के ज़रिए, जो कंक्लूजन है हमारा वो बहुत ही जानदार किस्म का होना चाहिए। इंट्रोडक्शन भी जानदार किस्म का होना चाहिए और कंक्लूजन भी हमारा बहुत जानदार किस्म का होना चाहिए, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जो ऐसे का पेपर होता है रीडर, यानी मैं जो रीडर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बुनियादी तौर पर चेकर है जो हमारा पेपर को चेक करते हैं, वो अमूमन जो है सारे ऐसे को गो थ्रू नहीं करते हैं। वो आउटलाइन को देख के, हमारे इंट्रोडक्शन को देख के और हमारे कंक्लूजन को देख के अपना एक माइंड सेट कर लेता है कि इसको कितने मार्क्स देने हैं। और कई लोगों के हम देखते हैं कि 40 पे भी पासिंग मार्क्स आते हैं और कई लोग जो हैं वो अच्छे मार्क्स 50 तक भी मार्क्स ले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो चेक करने वाला है वो किस तरह से हमारे आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को देखता है। आगे का चंद तजावीज़ हैं, आप इसको टिप्स भी समझ लें कि आपने अगर बेहतरीन ऐसे लिखना है तो आप कोशिश करें कि कम अज़ कम एग्ज़ाम से पहले आपने 100 टॉपिक्स के ऊपर ऐसे को लिख लिया हो। आप अगर 100 ऐसे लिख लेंगे तो ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो अल्फाज हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा एक रिफाइनमेंट आएगा, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स भी बहुत कम हो जाएंगे, आपके लिखने की जो एबिलिटी है वो भी इन्हांस हो जाएगी। तो कम अज़ कम मैं ये तजवीज़ करूँगा कि एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए उससे पहले हमें 100 के करीब 100 ऐसे शुड बी रिटन बिफोर गोइंग इनटू द एग्ज़ामिनेशन। फाइनल एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले 100 ऐसे हमें लिखने चाहिए। जो अल्फाज और लिखाई हमने इस्तेमाल करनी है डैट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। ग्रामेटिकल एरर्स जो हैं वो कम से कम हमारी राइटिंग में होने चाहिए। हमें एक रिफाइंड किस्म के जो अल्फाज हैं और रिफाइंड किस्म के जो फ्रेजल वर्ब्स हैं और इडियम्स हैं उनका सहारा लेना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारा जो ऐसे होता है वो हमारी आम बोल चाल की जो डिस्कशन है या आम बोल चाल की हमारी जो गुफ्तगू है उससे बड़ा डिफरेंट होता है। तो इसीलिए हमें अच्छे फ्रेजल वर्ब्स का और हमें अच्छे इडियम्स का सहारा लेना चाहिए अपनी तहरीर को जानदार बनाने के लिए। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं ये तहरीर को 4 चांद लगा देते हैं। हमें कुछ जो बेहतरीन एसेज हैं उनका इंट्रोडक्शन और उनका कंक्लूजन लर्न करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए हमें। ये हमें बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि देखें ऐसे के अंदर हू बहू तो नहीं हम उसे क्रैम कर सकते हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा बहुत आल्टर करके इंट्रोडक्शन को अपना जानदार बना सकते हैं और अपने कंक्लूजन को जानदार बना सकते हैं। और जो अहम बात है यहाँ पर, जो आपके जहन में फैक्ट्स एंड फिगर हैं या नॉलेज है उसको आप बेहतरीन तरीके से कोशिश करें कि प्रेजेंट करें। प्रेजेंटेशन उस वक्त ही बेहतरीन तरीके से हो पाएगी आपकी जब आपने 100 के करीब एसेज लिखे हुए होंगे। उसके बाद जो अहम चीज़ है कि आप उस बंदे से ज़रूर जाके मिलें जो प्रोफेशनल है, जो ऐसे के की पॉइंट्स को जानता है। उससे आप जाके अपने ऐसे को चेक करवाएं और उनसे तजावीज़ लें कि मेरे ऐसे में कहाँ कहाँ पर जाके लैप्स हैं और कहाँ कहाँ पर जाकर मेरी गलतियाँ हैं। आप 10, 15, 20 ऐसेज उनको जाके चेक करवाएं, फिर वो आपको बताएगा टीचर कि आपने कहाँ कहाँ के ऊपर गलतियाँ की हैं। उसके बाद ये एक अहम बात है कि कई लोग ऐसे होते हैं अल्लाह ताला उनको कामयाबी की सीढ़ी के ऊपर चढ़ा देता है। जब आप उनसे उनकी वीडियो सुनते हैं या उनसे आप मशवरा लेते हैं तो वो आपको वो पाथ नहीं बताते हैं, या अगर वो पाथ बताते हैं तो बड़ा एग्जैजरेटेड सा बताते हैं कि जो जिसकी आपको समझ नहीं आती है। तो आपने उन बातों के ऊपर कान नहीं धरना है, बल्कि ख़ुद से मेहनत करनी है और ख़ुद से अपने आप को डेवलप करना है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा नामुमकिन काम नहीं है।
ये मुमकिन काम है, बस इसमें लक और उससे पहले आपकी जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा अमल दखल रखती है। मेहनत करें, अल्लाह से दुआ मांगें और गाइडेंस लेते रहें, पॉजिटिव रहें और मदद करते रहें, लोगों की रहनुमाई लेते रहें, लोगों से पॉजिटिविटी के साथ आगे चलें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा। और चूँकि कोई भी बंदा जो काम है वो सबसे पहले ज़ीरो से ही स्टार्ट करता है, उसके बाद ही वो एक्सपर्ट होता है। वो कोई भी हम मिसाल ले लें, तो जब आप ऐसे इसको लिखते रहेंगे, जब शुरू में मैंने भी ये काम शुरू किया था तो मेरे से भी एक पेज से ज़्यादा ऐसे नहीं लिखा जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता। इसीलिए मैंने कहा जब आप 100 के करीब ऐसेज लिखेंगे तो आप में क्वालिटी क्रिएट हो जाएगी। जो हम बात कर रहे हैं CSS में 2500 से 3000 अल्फाज के, ऐसे की कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2500 से 3000 अल्फाज ही लिखें। आप एक बेहतरीन ऐसे जो हैं वो 2000 अल्फाज के ऊपर भी जो रीडर को यानी चेकर को कन्विंस कर सकता है, तो आपके 60 तक नंबर भी आ सकते हैं। अगर आपने 4000 अल्फाज लिख दिए और वो वही आम बोल चाल के अल्फाज हैं जिस तरह हम आम डिस्कशन करते हैं, तो वो आपके जो मार्क्स है 40 तक भी ला सकता है और आपको आपकी फेलियर की तरफ भी कदम को बढ़ा सकते हैं।